मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा आज का जो टॉपिक है वो है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग जो ये चैप्टर है ये बैकबोन है पूरी केमिस्ट्री की। देखो, इससे पहले आपने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी कि एटम की स्ट्रक्चर क्या है, एटम की डेवलपमेंट कैसे हुई, एटम के बारे में हमें जैसे उसका इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, प्रोटॉन कहाँ होता है, ये हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा। फिर हमें अगला चैप्टर मिला क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक एलिमेंट, जिसमें हमने सिर्फ इतना जाना कि जो एलिमेंट्स की पोजीशन है पीरियोडिक टेबल में वो कहाँ है, उनका मेटालिक नेचर, उनका नॉन मेटालिक नेचर, ठीक है ना। लेकिन जो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है स्ट्रक्चर। मतलब हम सब ये जानते हैं कि नोबल गैसेस को छोड़कर, मतलब नोबल गैसेस तो चलो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं, ज़्यादातर एलिमेंट जो है वो कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब जैसे आप सबसे आसान नमक का एग्जांपल ले लो, NaCl, है ना, वो भी कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। मतलब एलिमेंट या एक एलिमेंट कहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है, किसी भी एक कंपाउंड से। जैसे कोई भी एलिमेंट उसके ओर से निकाला जाता है ना, तो उस चीज को समझने के लिए या बॉन्डिंग क्राइटेरिया समझने के लिए हमें जिस चैप्टर में जरूरत पड़ेगी वो है केमिकल बॉन्डिंग। देखो, बैकबोन है, मैंने अभी बोला कि बैकबोन है पूरी केमिस्ट्री की। कैसे? अगर केमिकल, देखो केमिकल रिएक्शंस, केमिस्ट्री डील्स किसके साथ करती है? केमिकल रिएक्शंस के साथ। अगर केमिकल रिएक्शंस के साथ वो डील करती है तो उसमें केमिकल बॉन्ड बनेंगे या केमिकल बॉन्ड टूटेंगे एक नया कंपाउंड बनने के लिए, ठीक है ना। तो फिर उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चैप्टर बन जाता है वो है केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग में पहला प्रश्न यही उठता है कि केमिकल कंबाइन क्यों करता है ना। सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है। देखो, आपकी बुक बोलती है कि केमिकल जो है वो कंबाइन इसलिए करता है टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, अपना ऑक्टेट यानी कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को एक्वायर करने के लिए केमिकल जो है वो कंबाइन करता है। परंतु मैं यहीं खड़ा खड़ा ऐसे हजारों एग्जांपल जानता हूं जहां ऑक्टेट कंप्लीट भी नहीं होता और केमिकल फिर भी कंबाइन करता है। पर फिर भी बच्चों, हमें तो देखो बुक के हिसाब से चलना है ना। आपसे अगर कभी कोई क्वेश्चन पूछेगा व्हाई केमिकल कंबाइंस, तो आप उसका आंसर देंगे टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। लेकिन अगर जर्नली देखा जाए तो इसका जनरल आंसर ये बनता है टू एक्वायर स्टेबिलिटी। जैसे हम फ्रेंड्स क्यों बनाते हैं? देखो, फ्रेंड्स बने, मैं एक दोस्त बनाया, क्यों बनाया भाई? जब मेरा मैथ का काम करना हो उससे कॉपी ले ली, मतलब उसको केमिस्ट्री का करना उसने मेरे से ले ली। एक बैलेंस बनाने के लिए, मतलब अपनी लाइफ को आसान बनाने के लिए हम लोग किसी के साथ कंबाइन होते हैं। ऐसे ही केमिकल भी कंबाइन होता है स्टेबिलिटी को एक्वायर करने के लिए, ठीक है। तो चलो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं चैप्टर को बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कर देता हूं। केमिकल बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट समझने के लिए सबसे पहले अगर हमें कोई चीज समझनी है वो है वैलेंसी। और उस वैलेंसी को हमें किसने समझाया? लुईस ने। हम सब जानते हैं लुईस के बारे में, ठीक है। लुईस एक बहुत अच्छा साइंटिस्ट था। इसने हमें क्लियर किया कि वैलेंसी को हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है, यानी कि इसका H डॉट। इस डॉट का क्या मतलब है? इस डॉट का मतलब है कि इसकी वैलेंस में एक इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ही हीलियम, हीलियम का 1s2, तो इसकी वैलेंस में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो, कंबाइन करने के लिए हमें या तो डुप्लेट कंप्लीट करना है या ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो ये तो पहले ही कंप्लीट है। अब ऐसे ही अगर मैं लिथियम का देखूं 1s2 2s1, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1। समझ रहे हो? तो वैलेंसी क्या हुई? बुक बोलती है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी, लेकिन एक्चुअल में वैलेंसी है क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सब शेल, ठीक है ना। जैसे कार्बन की बात करता हूं, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, हम सब जानते हैं, 1s2 2s2 2p2। तो इसकी आउटर मोस्ट शेल ये सारी बन गई क्योंकि दोनों में 2 है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4। तो इसकी शेप क्या होंगी? 1 2 3 4। यानी कि बच्चों, कोई भी हम टॉपिक पढ़ते हैं ना, उसका सबसे बड़ा एक यही हम सोचते हैं कि हम इस टॉपिक को पढ़ क्यों रहे हैं। तो उसका सबसे पहला आंसर इसको पढ़ने का यही है कि अगर मुझे ये मालूम होगा कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो मैं ये बता पाऊंगा कि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा या इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है। जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 7, 2
4 6 7। देखो यहीं से क्लियर हो जाता है कि कभी अगर लिथियम और फ्लोरीन का बॉन्ड बना तो लिथियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, अब इसे कोई 7 इलेक्ट्रॉन तो देने से रहा, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और फ्लोरीन हमेशा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा क्योंकि इसे सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। मतलब क्या है कि अगर मैं इस लुईस के या कोसले के जो है कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर नजर डालूं तो हमें जो उसने सबसे बढ़िया नॉलेज दी वो क्या दिया कि जब मैंने हेलोजन की आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी, हेलोजन्स की, हेलोजन्स कौन होते हैं, हेलोजन्स होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन, लेकिन एस्टाटीन रेडियो एक्टिव है तो हमें उसकी केमिस्ट्री की जरूरत नहीं है। उसने बोला कि ये एलिमेंट मोस्ट राइट में है पीरियोडिक टेबल के, और हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम ये मोस्ट लेफ्ट में है। तो उसने हमें जो सबसे अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स दिया इस थ्योरी के अकॉर्डिंग वो ये दिया कि जब कभी ये कंबाइन करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव नेचर रखेंगे, और जब कभी ये कंबाइन करेंगे ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और नेचर कौन सा रखेंगे, इलेक्ट्रो नेगेटिव। मतलब जब कभी इनसे बॉन्ड बनेगा या इनकी रिएक्शन होगी तो फॉर्मेशन ऑफ एनायंस होगी, और जब कभी इनकी होगी तो फॉर्मेशन ऑफ कैटायंस होगी। मतलब इसके बारे में हमें उसने क्लियर किया। ठीक है बच्चों, मतलब ये क्या दिखा रहा है आपको कि जो राइट साइड में है, दोबारा बता रहा हूं मैं इसको, कि ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और जो लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है। तो इसकी जो थर्ड कोसले की कैरेक्टरिस्टिक्स है उसने हमें क्या क्लियर किया कि जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव कंबाइन करते हैं तो ये एक न्यूट्रल स्पीसीज बना देते हैं, स्टेबल और न्यूट्रल स्पीसीज बना देते हैं। देखो इसको भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना था और इसको भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना था। इसका ऑक्टेट कैसे कंप्लीट होता है ये मैं अभी जस्ट नेक्स्ट टॉपिक में समझाता हूं, बस मैं इसके अकॉर्डिंग इतना सा बता देता हूं कि एक पॉजिटिव या एक लेफ्ट साइड का जो मेटेलिक आयन है, मेटेलिक एलिमेंट है, वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और जो राइट साइड में एक नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ये चीज हमें लुईस ने और कोसले ने क्लियर कर दी थी। सिर्फ किसके माध्यम से क्लियर कर दी, इसकी वैलेंसी को दिखाकर। ठीक है, देखो अब मैं आपको अगले टॉपिक में मतलब ये क्लियर करूंगा कि बॉन्डिंग क्राइटेरिया है क्या। देखो अभी हमने कहा कि वाई केमिकल कंबाइन, उसका आंसर क्या दिया, टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, है ना। तो अब अगला टॉपिक जो है वो है मोड ऑफ बॉन्डिंग, कि कौन कौन से मोड है बॉन्डिंग के। तो सबसे पहला है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, और दूसरा है बाय इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग। ठीक है, तो सबसे पहला करते हैं मोड ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। इस बॉन्ड को हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड, और इस बॉन्ड को हम कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो आज हम इन दोनों को समझेंगे, आयनिक बॉन्ड को और कोवलेंट बॉन्ड को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आयनिक बॉन्ड की, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, है ना। तो आयनिक बॉन्ड की पहले डेफिनेशन बता देता हूं आपको, क्या है, द बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज आयनिक बॉन्ड, या फिर इसकी एक और डेफिनेशन है, और द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज्ड स्पीसीज। ठीक है ना, मतलब या तो बॉन्ड बना कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज स्पीसीज। देखो इसको मैं कैसे क्लियर करता हूं, लुईस और कोसले का कॉन्सेप्ट भी यूज करेंगे और बॉन्डिंग क्राइटेरिया भी यूज करेंगे। वो कैसे, ये देखो आयनिक बॉन्ड बनना है, फोर्स NaCl है, ठीक है।
ये एक आयनिक कंपाउंड है। Na का लुईस स्ट्रक्चर ये बन गया, इसके आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन था। क्लोरीन का लुईस स्ट्रक्चर ये बन गया, इसके आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे। अब ये इसको देगा कंप्लीट ट्रांसफर, फुल्ली हेडेड एरो से शो करेंगे हम, ठीक है। जो देता है वो पॉजिटिव और जो लेता है वो नेगेटिव। अब द बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पूरा ट्रांसफर हुआ, जो इनके बीच में बॉन्ड बनेगा दैट इज आयनिक बॉन्ड। या द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू अपोजिट स्पीसीज, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज आयनिक बॉन्ड। जैसे अगर हम MgCl2 का एग्जांपल लें, अब मैग्नीशियम के आउटरमोस्ट शेल में तो हैं 2 इलेक्ट्रॉन, अब क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में है 7 इलेक्ट्रॉन और दूसरे क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में भी है 7 इलेक्ट्रॉन। तो एक मैग्नीशियम इसको दे देगा इलेक्ट्रॉन और एक इसको दे देगा, कंपाउंड बन जाएगा MgCl2। मतलब मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो Mg2 पॉजिटिव हो गया, 2 क्लोरीन थे, एक क्लोरीन नेगेटिव और दूसरा क्लोरीन नेगेटिव, इनने जो कॉम्बिनेशन दिखाया MgCl2 में वैसे दिखाया। तो आयनिक बॉन्ड क्या है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहा है। तो सबसे पहले आयनिक बॉन्ड बनने की क्या क्या कंडीशंस हैं उसको क्लियर करते हैं। आयनिक बॉन्ड बनने के लिए जैसा कि आप देख रहे हो कि एक ऐसा स्पीसीज है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। अगर एक स्पीसीज इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है दैट इज ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए सबसे पहली बात आयनाइजेशन एनर्जी, इस स्पीसीज की आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए। अगर आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी तब ये इलेक्ट्रॉन आसानी से रिलीज कर देगा। दूसरा स्पीसीज तुम्हें नजर आ रहा है क्लोरीन या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो इस स्पीसीज की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए तभी ये इलेक्ट्रॉन को खींच पाएगा। मतलब देखो 2 कंडीशंस बता दी मैंने। पहली कंडीशन है, बुक में देखो टॉपिक वाइज बताते हैं, मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। पहली कंडीशन क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रॉन, देखो बॉन्ड कैसे बनेगा, या तो इलेक्ट्रॉन कोई ले या कोई इलेक्ट्रॉन दे। तो देने वाले की आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, अगर कम होगी तभी इलेक्ट्रॉन आसानी से देगा। और लेने वाले की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए, अगर ज्यादा होगी तभी इलेक्ट्रॉन लेगा। और रही बात एटॉमिक साइज की, तो एटॉमिक साइज देखो जैसा हम जानते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी विद द इंक्रीज ऑफ साइज डिक्रीज हो जाती है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी विद द डिक्रीज ऑफ साइज इंक्रीज हो जाती है, सिंपल। तो जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन ले रहा है उसकी आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और उसका साइज छोटा होना चाहिए, और जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसका साइज बड़ा होना चाहिए। अगर साइज बड़ा होगा आयनाइजेशन एनर्जी अपने आप कम हो जाएगी, अगर आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन का जाना आसान। और अगर साइज छोटा होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और नेगेटिविटी वैल्यू ज्यादा होगी, और अगर ये दोनों वैल्यू ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन को लेना आसान। और एक इन्होंने और बात बोली हुई है आपके चैप्टर में, वो है लेटिस एंथैल्पी, कि अगर लेटिस एंथैल्पी ज्यादा होगी तो बी आयनिक बॉन्ड जो है वो इजीली बन जाएगा। देखो इस चीज को बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। वो क्या कंफ्यूज करते हैं, देखो मैं क्लियर करता हूं। हम सब जानते हैं कि आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में। ये बात भी मैं अभी इसी टॉपिक में डिस्कस करूंगा। क्रिस्टलाइन फॉर्म में मतलब क्रिस्टल लेटिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वो। तो क्रिस्टल लेटिस क्या है, एक कॉम्बिनेशन है यूनिट सेल्स का। अगर उनकी एनर्जी ज्यादा होगी, वो स्ट्रोंगली बने रहेंगे, तो आयनिक कंपाउंड जो है वो स्टेबल बनेगा ही बनेगा, ठीक है। इसके बाद आपका टॉपिक जो है वो क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। प्रॉपर्टी, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी, आयनिक कंपाउंड जो एग्जिस्ट करेगा बच्चों को सिर्फ सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। आयनिक कंपाउंड कभी भी लिक्विड या गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। आयनिक कंपाउंड हमेशा सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और सॉलिड स्टेट में भी अगर ये एग्जिस्ट करेगा तो जो शेप बनाएगा वो क्रिस्टलाइन बनाएगा। हमेशा याद रखोगे आप ये बात, ठीक है। जैसे NaCl NaCl Cl NaCl NaCl, ये क्रिस्टल लेटिस है। अब देखो क्रिस्टल लेटिस क्या होता है,
क्रिस्टल लैटिस होता है द रिपीटिंग अरेंजमेंट ऑफ यूनिट सेल, ये इसका यूनिट सेल है, इसका जो रिपीटिंग अरेंजमेंट है दैट इज क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, एक समय में एक सोडियम को 6 क्लोरीन्स जुड़े हुए हैं। सर नजर तो 4 आ रहे हैं, तो बेटा देखो क्यूबिकली सोचो, आप एक कमरे के सेंटर में हो, सोचो अपने आपको, आप एक रूम के सेंटर में हो, आप कितनी तरफ से जुड़ सकते हो? 6 तरफ से ना, एक छत और एक जमीन, एक लेफ्ट की दीवार, एक राइट की दीवार, एक सामने की दीवार और एक पीछे की दीवार, यानी कि एक समय में आप 6 तरह से जुड़ सकते हो। यहां से मुझे क्या डिफाइन करना है? कोऑर्डिनेशन नंबर डिफाइन करना है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर होता है नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच्ड, मतलब बॉन्ड नहीं बन रहे इनके बीच में, सिर्फ ये अटैच हैं, स्ट्रॉन्गली एक दूसरे के ऊपर ऐसे जुड़े हुए हैं। देख मतलब देखो क्या बताना चाहता हूं मैं यहाँ पे कि हम सॉलिड को डिफाइन करते हैं। कैसे डिफाइन करते हैं? सॉलिड रिजिड होते हैं जी, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है कि दो जो मोलिक्यूल है वो एक दूसरे के साथ सटे हुए हैं, बॉन्ड नहीं बना हुआ उनके बीच में, वो सिर्फ एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्गली अटैच्ड है। ठीक है, देखो मैं देसी भाषा में समझाता हूँ क्या है। द रिपीटिंग अरेंजमेंट ऑफ यूनिट सेल इज नोन एज क्रिस्टल लैटिस एंड द स्मॉलेस्ट बट कंप्लीट यूनिट ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस इज नोन एज यूनिट सेल। तो देखो क्रिस्टल लैटिस की अगर मैं अभी केमिस्ट्री डिस्कस करने लग जाऊं तो +2 का पूरा सॉलिड स्टेट चैप्टर चल जाएगा। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि आयनिक कंपाउंड जो है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं और प्रॉपर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में आते हैं। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्योंकि इसकी जो स्ट्रक्चर है वो रेगुलर है, ठीक है, बर्निंग क्राइटेरिया ओके है, तो इसका शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। मतलब अगर इन्होंने 100 डिग्री पे मेल्ट करना है ना, तो ये 100 डिग्री पे एकदम मेल्ट हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि 95 से शुरू हो गए 105 तक चल रहे हैं, नहीं, इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट है क्योंकि प्योर स्ट्रक्चर बनी हुई है। इससे तीसरी प्रॉपर्टी है सोलेबिलिटी। अब सोलेबिलिटी क्या है? मतलब देखो आयनिक कंपाउंड है, पोलर नेचर है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो मेरी केमिस्ट्री की एक थ्योरी है कि लाइक डिसॉल्व टू लाइक, तो ये आयनिक कंपाउंड जो है वो पोलर सॉल्वेंट्स जैसे पानी, वाटर, मतलब इनमें डिसॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, मतलब देखो यही प्रॉपर्टीज थी इनकी कि स्टेट कैसी है, किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्राइटेरिया क्या है, सोलेबिलिटी क्या है, और एक इसका है कंडक्शन, या इलेक्ट्रिसिटी को ये कंडक्ट करते हैं या नहीं करते हैं। देखो आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के। क्यों है? देखो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए मोमेंट ऑफ आयन जरूरी है। अभी थोड़ी देर पहले हम बता के हटे हैं कि ये स्ट्रॉन्गली अटैच्ड है। अगर स्ट्रॉन्गली अटैच्ड है तो मोमेंट तो पॉसिबल है नहीं, तो आयनिक कंपाउंड जो है वो पुअर कंडक्टर हो जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी के। तो ये था बेटा आयनिक कंपाउंड के बारे में, मतलब आयनिक बॉन्ड क्या होता है, आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, और आयनिक कंपाउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, या किस किस फैक्टर पे वो डिपेंड करते हैं। अब मैं आपको इससे अगली, पहली टाइप थी हमारी मोड ऑफ बॉन्डिंग अटैचमेंट में, मोड ऑफ बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, है ना, और दूसरी टाइप जो है हमारी वो है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है इसको बताने के लिए हमारे पास 3 थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी है ल्यूइस लैंगम्यूर की, दूसरी थ्योरी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और तीसरी थ्योरी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब आज मैं सिर्फ ल्यूइस लैंगम्यूर की थ्योरी को डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। वैसे ऐसा नहीं है कि मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी या बैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं डिस्कस करूंगा, वो मैं इसकी प्लेलिस्ट बना दी हुई है, प्लेलिस्ट में आप बच्चों को मिल जाएगी वो आसानी से, ठीक है। तो आज हम सिर्फ ल्यूइस लैंगम्यूर थ्योरी को डिस्कस करते हैं। ल्यूइस लैंगम्यूर थ्योरी नाम से ही क्लियर हो रहा है। देखो पहले तो कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन क्या होती है ये क्लियर करते हैं। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय कंप्लीट, bond is formed by mutual sharing of electrons. Bond is formed by mutual sharing of electron, मतलब शेयर हुआ, आपस की रजामंदी से बॉन्ड बना। जैसे अब कोवलेंट बॉन्ड भी 2 तरह का है, होमोलाइटिक और हेटेरोलाइटिक। होमो मतलब सेम सेम में, जैसे क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे क्लोरीन में भी 7 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1।
और इस क्लोरीन को कितने चाहिए, एक। इन दोनों ने शेयर कर लिए, बॉन्ड बन गया, दैट इज कोवैलेंट बॉन्ड। बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जैसे HCl की बात करें, हाइड्रोजन के पास एक है, क्लोरीन के पास 7 है, ठीक है। इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऑक्टेट के लिए एक, इसको कितने चाहिए, डुप्लेट के लिए एक, बन गया। यानी कि बॉन्ड जो है वो शेयरिंग से बन रहा है। अब यहीं से हमें मल्टीपल बॉन्डिंग क्राइटेरिया क्लियर होगा। मल्टीपल बॉन्ड क्या होते हैं, जैसे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। जब डबल बॉन्ड कैसे बनेगा, जैसे ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 और दूसरे ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। इसे ऑक्टेट करना है कंप्लीट तो 2 ले लिए, इसे भी ऑक्टेट कंप्लीट करना था तो इसने भी 2 ले लिए, तो बॉन्ड कौन सा बन गया, डबल। ठीक है। ऐसे ही अगर ये केस नाइट्रोजन का होता तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसको कितने चाहिए, 3, इसको कितने चाहिए, 3, बन गया बॉन्ड ट्रिपल। समझ रहे हो बात, मतलब क्या है, बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल शेयरिंग है भाई, चाहे मैं 1 शेयर करूं, चाहे मैं 2 शेयर करूं, चाहे मैं 3 शेयर करूं, एक्चुअल में मुझे क्या करना है, एक स्टेबल बॉन्ड बनाना है और ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ऑक्टेट कैसे कंप्लीट हो गया, देखो 1 2 3 4 5, यहां से शेयर किए 6 7 8। ऐसे ही इसका ऑक्टेट कैसे कंप्लीट हो गया, 6 तो पहले ही थे, शेयर करें तो 6 और 2 8 हो गए, ठीक है। ये है कोवैलेंट बॉन्ड क्राइटेरिया। ये तो था जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड में सिर्फ 2 ही स्पीसीज इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब मैं आपको कोवैलेंट बॉन्ड का क्राइटेरिया बताता हूँ जिसमें 2 से ज़्यादा स्पीसीज होंगे। देखो कैसे, मतलब जैसे H2SO4, H2O, CO3, ऐसे ऐसे स्पीसीज का। देखो बच्चों, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, इससे आगे आने वाला टॉपिक जो है वो है रेजोनेंस। रेजोनेंस तब क्लियर होती है जब हमारी कोवैलेंट बॉन्ड क्राइटेरिया क्लियर हो, ठीक है। यानी कि हमें स्ट्रक्चर बनानी आती हो, हमें पता हो कौन शेयर कर रहा है, कौन लूज कर रहा है, कौन डोनेट कर रहा है। जैसे देखो, मैं आपको H2SO4 की स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। मान लो सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 हो गए। तो देखो 1 2 3 4 5 6, एक ऑक्सीजन इधर बना दिया 1 2 3 4 5 6, एक ऑक्सीजन इधर बना दिया 1 2 3 4 5 6, एक ऑक्सीजन इधर बना दिया 1 2 3 4 5 6, एक ऑक्सीजन इधर बना दिया, ठीक है। देखो अब शेयरिंग क्राइटेरिया, एक H, ये मतलब आपको एलिमेंट्स अपने हिसाब से सेट करने हैं। क्योंकि हम थ्योरी लुईस लैंगम्यूर की कर रहे हैं तो हमें ये डॉट डालने अति आवश्यक है। देखो 2 ये ले गया 8 हो गए, 2 ये ले गया 8 हो गए, एक ऑक्सीजन ने यहाँ से ले लिया और एक यहाँ से, इसके 8 हो गए। ऐसे ही इसने ऐसा करा, इस ऑक्सीजन ने, समझ आई बात, मतलब इस ऑक्सीजन ने एक यहाँ से एक यहाँ से, ऐसे ही इस ऑक्सीजन ने एक यहाँ से एक यहाँ से, ऐसे ये 2 शेयरिंग हो गई सारी। तो बॉन्ड कैसे बन गया, यहाँ पर डबल, यहाँ पर डबल, यहाँ पर सिंगल, यहाँ पर सिंगल, यहाँ पर सिंगल, यहाँ पर। ये है H2SO4 का स्ट्रक्चर। अब मैं इस चीज को थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ CO3 के स्ट्रक्चर से। देखो CO O 6 होते हैं ना उनमें, और इसमें भी 6। देखो ये तो हो गए पूरे 8। अब अगर ये 2 इसको दे देगा तो इसके साथ क्या करेगा, और अगर ये 2 इसको दे देगा इसके साथ क्या करेगा, तो इससे 1 और इससे भी 1। यहाँ पे तो ऑक्टेट कंप्लीट है, समझ आती है बात। यहाँ पे क्या है, टोटल इलेक्ट्रॉन 7 है, तो इसको चार्ज कौन बैलेंस कौन करेगा, नेगेटिव चार्ज। ऐसे ही यहाँ पे भी 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज। इसकी स्ट्रक्चर आपने हमेशा ऐसी बनी हुई देखी होगी, ऐसे, और ब्रैकेट में के बाहर 2 नेगेटिव। अब देखो अगर ये H2SO4 होता, फोर सपोज ये H2SO4 ना होकर SO4 2 नेगेटिव होता, तो इसे कैसे क्लियर करता मैं, यानी कि ये 2 हाइड्रोजन नहीं है यहाँ पे, ये वाला और ये वाला। अगर ये हाइड्रोजन यहाँ पर नहीं है तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक माइनस, इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक माइनस, ठीक है ना। तो क्लियर हो जाएगा SO4 2 नेगेटिव का स्ट्रक्चर
ऐसे बनेगा। अब मुझे मालूम है कि एक छोटी सी कंफ्यूजन आ रही है नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज की। जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं या इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाते हैं, जो बॉन्ड बनते हैं वो न्यूट्रल हो जाते हैं। और सर आप इनमें चार्ज दे जा रहे हो, तो बेटा जी जब तक कोई स्पीसीज न्यूट्रल है, यानी कि ना तो उसने कोई इलेक्ट्रॉन दिया ना इलेक्ट्रॉन लिया, तभी तो वो न्यूट्रल है। अगर उसने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं या उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो पार्शियल आयनिक करैक्टर आएगा ही आएगा। पार्शियल आयनिक करैक्टर क्या, मान लो मैं एक स्पीसीज के साथ बॉन्ड बनाता हूं, मान लो HCl का ही एग्जांपल ले लेते हैं। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में पढ़ा, क्लोरीन की ज्यादा है, और जब ये टूटेगा तो ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूटेगा। दैट मींस कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी तो ये नेगेटिव करैक्टर हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव और नेगेटिव पार्शियल आयनिक करैक्टर आ गया ना, भले ही ये बॉन्ड कोवलेंट है। तो इस छोटे से क्वेश्चन को दूर करने के लिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो साथ देगा। उससे पहले मैं दोबारा से क्लियर कर दूं, कोवलेंट बॉन्ड म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना था। डिफरेंट हमने स्ट्रक्चर्स बनाकर देखे, उसके जो बुक है वो आपको ऐसा सिखाएगी। मान लो भैया कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनाना है, फर्स्ट ऑफ ऑल जिसका बनाना है उस स्पीसीज को लो। मान लो मैंने स्पीसीज ले लिया ऑक्सीजन, ठीक है, अब वो कहेगा कि इसका आउटर मोस्ट लुईस डॉट फॉर्मूले ड्रा करो, हमने कर दिया। अब बॉन्ड बनाना किसका था, मान लो वाटर का, तो वाटर में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन का बनाओ, ये बना लिया, दूसरे हाइड्रोजन का बनाओ, ये बना लिया। अब इसकी शेयरिंग दिखाओ ऐसे, इसका डुप्लेट कंप्लीट, इसका डुप्लेट कंप्लीट और इसका ऑक्टेट कंप्लीट। समझ गए, शेप तो बनी पेंट, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है वैसे ये। चलो ये वाली बातें हम बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी में क्लियर करेंगे। फिलहाल हमारा ये क्वेश्चन नहीं है, हमारा सिर्फ ये है कि लुईस ने हमें बताया गया, वो कहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द एलिमेंट एंड ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स एंड देन कंबाइन देम। ठीक है, ये है कोवलेंट लुईस लैंगम्यूर की थ्योरी कोवलेंट बॉन्ड बनाने की। अब इस चीज को थोड़ा सा दिक्कत क्या आ रही है हमें, चार्ज स्पीसीज की, है ना। तो अब न्यूट्रल हैं, अगर न्यूट्रल हैं तो उन्होंने शेयरिंग या ट्रांसफर कैसे की, और अगर वो न्यूट्रल नहीं है तो वो चार्ज कहाँ गया, है ना। उस चीज को समझने के लिए मेरा अगला टॉपिक जो है और आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है वो है फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज क्या होता है, देखो कई पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, अभी मैं पहले भी बता के हटा हूँ, दोबारा इसको टॉपिक को एक लय में लाने के लिए बोलता हूँ कि पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है। फॉर एग्जांपल ओजोन, O3 सब जानते हैं, ओजोन है न्यूट्रल, ये भी जानते हैं। पर अगर ये न्यूट्रल है, इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर या शेयरिंग नहीं हुई, तो बॉन्ड बना कैसे। तो इंडिविजुअल आयन पे 3 ऑक्सीजन है, तीनों इंडिविजुअल ऑक्सीजन पे क्या चार्ज रहा होगा उसको बोलते हैं फॉर्मल चार्ज। एक तो चार्ज होता है पूरे मॉलिक्यूल का, दैट इज 0, इसका तो 0 ही न्यूट्रल है। लेकिन फॉर्मल चार्ज क्या, हर ऑक्सीजन का चार्ज क्या है। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला है, वो क्या है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन माइनस 1/2 नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। देखो कितना आसान फार्मूला है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन माइनस 1/2 नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इससे हमें फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने में आसानी हो जाएगी। अब फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना उसी इंसान को आएगा जिसका लुईस लैंगम्यूर थ्योरी पे कमांड अच्छी होगी। जैसे ओजोन का स्ट्रक्चर बनाना है, मैं बनाता हूं। ओजोन के आउटरमोस्ट शेल में ऑक्सीजन के 6, इस ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में भी 6, इस ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में भी 6। ठीक है, इसने इससे 2 ले लिए 8 हो गए, इसने इससे 2 ले लिए 8 हो गए, इसने इससे 2 ले लिए 8 हो गए। लेकिन अब अगर ये इससे लेता है तो इसके 10 हो जाएंगे, यानी कि इससे इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का, उसको मैं अभी तो डिफाइन कर देता हूँ लेकिन आगे जाके समझाऊंगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है डेटिव बॉन्ड। जैसे बॉन्ड बन तो शेयरिंग से ही रहा है, पर डोनेट एक कर रहा है, शेयर दोनों कर रहे हैं। इससे पहले जो कोवलेंट बॉन्ड था उसमें दोनों ही डोनेट कर रहे थे और दोनों ही शेयर कर रहे थे। जैसे यहाँ इसने इसको दिया, इसने इसको दिया, म्यूचुअल शेयरिंग है। लेकिन यहाँ पे क्या, इसने इससे लिया तो है पर इसे दिया कुछ नहीं,
और इसमें से अपने में भी रख लिया। अब यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी बात क्लियर करता हूँ। मान लो आप दो फ्रेंड्स हो, आप दोनों पेस्ट्री खाते हो 20-20 रुपए की, 20 रुपये आपने मिलाए, 20 रुपये आपने मिलाए, 40 रुपये हो गए, उसका आपने सामान खा लिया, दैट इज म्यूचुअल शेयरिंग। अब चाहे पेस्ट्री खाई, गोलगप्पे खाए, जो भी खाया, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपके एक दोस्त के पास पैसे नहीं होते, तो क्या होता है कि आप अकेले पैसे खर्चते और खाते दोनों हो, दैट इज नोन एज डोनेट, शेयर्ड बाय बोथ एंड डोनेट बाय वन। लेकिन अगर वो दोस्त आपका सिर्फ आपको पैसे देता और खुद नहीं खाता, दैट इज ट्रांसफर, वो आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पे क्या है कि वो खुद भी खा रहा है और तुम्हें भी खिला रहा है, दैट इज शेयरिंग, मतलब ये खुद भी रख रहा है और इसको भी दे रहा है। अब इसका फॉर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले हम इसका ऑक्सीजन एटम का करते हैं, ठीक है। इस ऑक्सीजन का करते हैं, देखो क्या फार्मूला, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं जी 6, माइनस नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं जी 2, माइनस 1 बटे 2 नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 1 2 3 4 5 6, देखो 2 2 ये और 2 ये, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6 है ना इसके पास। तो इसको सॉल्व करें इक्वेशन को, कितने हो गए, आंसर आ गया पॉजिटिव का 1, समझे इस बात को, आंसर कितना आ गया पॉजिटिव का 1 आ गया। अब यानी कि इस पर पॉजिटिव 1 चार्ज है। अब इस वाले ऑक्सीजन का करते हैं, ऑक्सीजन नंबर 2 का 2 एरो बना देता हूँ, इसमें भी यही फार्मूला चलेगा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, माइनस नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, माइनस 1/2 नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1 2 3 4, ठीक है। तो 2 to the 4 चार्ज आ गया 0, यानी कि इस पे 0 चार्ज। अब इसका करते हैं, इसको मैं 3 एरो दिखा देता हूँ। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, और नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, ये वाले 2 इसने शेयर किए, कितना हो गया -1, आंसर आ गया। हुई ना बात बच्चों क्लियर कि देखो ओजोन वैसे एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, उस पर नेट चार्ज जो है वो 0 है, पर जब हमने इंडिविजुअल ऑक्सीजन का चार्ज कैलकुलेट किया तो हमने क्या पाया, इस ऑक्सीजन का चार्ज पॉजिटिव 1 है, इस ऑक्सीजन का चार्ज नेगेटिव 1 है। नो डाउट पॉजिटिव नेगेटिव बैलेंस करके न्यूट्रल बना देते हैं, और इसका चार्ज 0 है। समझे ये वाली बात, मतलब फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना बहुत आसान है। फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए ये क्राइटेरिया आपको बनाना है। एक और एग्जांपल दे देता हूँ मैं, ठीक है, मतलब लेक्चर को खत्म करने से पहले एक और एग्जांपल दे देता हूँ। वो क्या है, मान लो हमने अभी भी किया CO3 2 नेगेटिव, है ना। तो हम सबसे पहले फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करेंगे। अब इस कार्बन के नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, माइनस नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोई नजर नहीं आ रहा 0, नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है, 2 4 8 इक्वल टू 0, यानी कि इस कार्बन का फॉर्मल चार्ज जो है वो 0। अब इस ऑक्सीजन की बात करते हैं, सिमिलरली इनका भी कैलकुलेट हो जाएगा। मैं इसका दिखा देता हूँ, कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, अनशेयर्ड कितने हैं साफ नजर आ रहा है 4, शेयर्ड कितने हैं 2 और 2 4, तो क्या हो गया ये भी 0। अब इस ऑक्सीजन की बात करते हैं, इस ऑक्सीजन का और इस ऑक्सीजन का क्राइटेरिया सेम है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी 6, नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 2, ठीक है। तो 2 to the 1 हो गया, यानी कि -1 आ गया। अब आपको क्लियर हुआ कि माइनस क्यों लगाते हैं, यहाँ भी -2 लगाया, -1 इसका -1 इसका, टोटल -2 है। तो बच्चों देखो आज हमने इस केमिकल बॉन्डिंग की इंट्रोडक्शन की कि केमिकल बॉन्ड बनता क्यों है। केमिकल बॉन्ड को बनाने के लिए हमें लुईस ने सबसे ज़्यादा मदद की और कोसले ने, और फिर उसके बाद हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र से आयनिक बॉन्ड का क्राइटेरिया समझ आया, और शेयरिंग से कोवलेंट का, वो भी लुईस लैंगम्यू का। इसकी प्लेलिस्ट आप प्लीज़ वॉच जरूर करना। उसमें अब नेक्स्ट टॉपिक आएंगे जो वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज रेजोनेंस, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वेस्पर थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मैं जैसा कि आप सबको पहले भी बोल चुका हूँ कि केमिकल बॉन्डिंग इज द बैकबोन ऑफ केमिस्ट्री, क्योंकि बॉन्ड बनना है या बॉन्ड टूटना है वही तो केमिस्ट्री है। अब वही चीज़ हमें यहाँ से समझेंगे। अगर
बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि याद करने की कोशिश करते हैं। आपको याद कुछ नहीं करना है बच्चों, सिर्फ अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। फिर भी इस पार्ट में कोई प्रॉब्लम हो, एज यूजुअली आप सबके पास मेरा नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप कर देते हो, मैं उसका रिप्लाई करता हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो, ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ बनाऊँ। थैंक यू।